स्क्रीन विजिबल है बच्चे? यस मैम। कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसमें से बच्चे सिर्फ थ्योरी करनी है, ठीक है? ये कोडिंग वाला पार्ट नहीं करना है। ये शेयर किया है मैंने लिंक आपको अपने क्लासरूम में। ओके मैम। कौन से टॉपिक पे थे हम? हमने ऑब्जेक्ट पढ़ लिए थे, क्लासेस पढ़ लिए थे, ठीक है? मेथड्स हमें पता ही होता है कि जो क्लासेस के अंदर जो हम फंक्शंस हमें डिफाइन करते हैं उनको हम मेथड्स बोलते हैं, ठीक है? वैसे मेथड को इंडिविजुअली एक्सेप्ट अलग से बताने की जरूरत नहीं है इसमें। मेथड इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, कि कुछ स्टेटमेंट्स को हम स्टेटमेंट्स को कंबाइन करते हैं मेथड्स में और वो कुछ टास्क परफॉर्म करेंगे। और जो मेथड्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में है वो क्या करते हैं, उस डेटा के ऊपर ऑपरेट करते हैं जो उसी क्लास का के वेरिएबल्स होंगे, ठीक है? मेथड्स जिस क्लास के हैं उसी क्लास के जो वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर मैनिपुलेशन परफॉर्म करने के लिए हम मेथड्स को डिफाइन करते हैं। एंड रिटर्न रिजल्ट टू द कॉलर, हो सकता है कि मेथड्स कुछ रिजल्ट रिटर्न करें, बट डिपेंडिंग अपॉन कुछ मेथड्स जो है रिजल्ट रिटर्न करते हैं और कुछ रिटर्न नहीं करते हैं। अगर जो मेथड रिटर्न रिजल्ट नहीं करता है तो उसका रिटर्न टाइप कौन सी होती है? void होती है। A method can perform some specific task without returning anything, ठीक है? जो मैंने अभी बताया है, method allow us to reuse the code without, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मेथड डिक्लेरेशन हमें पता ही होता है, सबसे पहले हम डिक्लेयर करते हैं फिर उसको डिफाइन करते हैं। स्पेसिफायर्स कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं, इतना इसको एक्सप्लेन करने, ये इतना ही एक्सप्लेन करना सिर्फ, ठीक है? ये मेथड का डायग्राम बना देना जिसमें हम ये बताते हैं कि ये क्या है हमारा मॉडिफायर, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड हमारे मॉडिफायर होते हैं जो ये बताएंगे पब्लिक, ठीक है? और एक और डिफॉल्ट होता है जो हम नहीं स्पेसिफाई करते, तो उसका मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ पैकेज के अंदर ही यूज हो सकता है, उसके बाहर यूज नहीं हो सकता है। देन उसका रिटर्न टाइप, ये जो मेथड है किस टाइप का रिजल्ट रिटर्न करता है? इंटीजर टाइप का। मेथड का नेम और ये पैरामीटर जो किसी और फंक्शन से हम इसको पास करते हैं जहां जिसने इसको कॉल किया है, और उस मेथड की कोडिंग, बॉडी ऑफ द मेथड, इस तरह से हम मेथड बनाते हैं, ठीक है? जैसे सम ऑफ टू नंबर्स वाला हमने बनाया था तो उसमें हमने सम ऑफ टू नंबर अंदर कैलकुलेट किया था, उसका नेम सम दिया था। वॉइड क्यों दिया था? कि वो क्या है, क्योंकि वो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। ये इमेज विजिबल है ना मैक्सिमाइज होने के बाद? यस मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और उसमें भी हमने सम ऑफ टू नंबर्स में भी उसको दो पैरामीटर्स दिए थे जिसका सब हमने फंक्शन की कोडिंग में इंप्लीमेंट किया था, ठीक है? तो ये हमारे फंक्शन की आपने डेफिनेशन बतानी है एक। देन उसके बाद में कॉन्सेप्ट आता है ये ऑर्डर वाइज चलने चाहिए थे बट इन्होंने ऑर्डर में नहीं लिखे हैं, ठीक है? इसके बाद में कॉन्सेप्ट आता है एनकैप्सुलेशन का, ठीक है? एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन का मतलब है कि हम सिर्फ क्लास बनाने की जो मैकेनिज्म है उसको एनकैप्सुलेशन कहते हैं। मींस डेटा उस क्लास के जो वेरिएबल्स हैं और मेथड्स हैं उनको रैप करके एक क्लास का नेम दे करके उनको कलेक्ट करने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? एनकैप्सुलेशन, ठीक है? एनकैप्सुलेशन इज डिफाइंड एज अ रैपिंग अप ऑफ डेटा अंडर अ सिंगल यूनिट। डेटा को विद मेथड्स भी होता है, ठीक है? पहले हमारे पास जो डेटा होगा क्लास के अंदर और उस डेटा पे ऑपरेट करने वाले जितने भी मेथड्स हैं उनको एक यूनिट में डाल करके रैप अप करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एनकैप्सुलेशन, ठीक है? It is the mechanism that binds together the code and the data that it manipulates. Code मतलब फंक्शन, कोडिंग किस में हम लिखेंगे? मेथड्स के अंदर, और डेटा जो वेरिएबल्स होंगे। तो मेथड्स और वेरिएबल्स जो हमारा डेटा है उनको एक यूनिट पे डालने के प्रोसेस को हम एनकैप्सुलेशन कहते हैं। It is a protective shield that prevents the data from being accessed by the code outside this shield. ये मैंने पहले भी लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हम क्लासेस क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो मेरा डेटा है वो बहुत सिक्योर है, ठीक है? अब इस डेटा को मैं नहीं चाहती कि कोई दूसरी क्लास के जो मेथड्स हैं वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकें, तो हम क्या करते हैं? क्लास के अंदर डेटा डिफाइन करते हैं और उसी के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले मेथड्स को हम डिफाइन कर देते हैं।
ठीक है, जिससे कि किसी और क्लास ने अगर उस डेटा को एक्सेस करना है तो वो क्या कैसे यूज करेगी, इस क्लास के मेथड्स के थ्रू एक्सेस करेगी, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकती। इसीलिए वो कह रहे हैं कि एनकैप्सुलेशन हम क्यों इंप्लीमेंट करते हैं कि डेटा को मैंने प्राइवेट बना दिया और उसके कुछ मेथड्स डिफाइन कर दिए जो उसके ऊपर ऑपरेट करेंगे। अगर किसी और क्लास को इस डेटा को एक्सेस करना है तो वो इनके मेथड्स के थ्रू एक्सेस करे, डायरेक्टली इस डेटा को, इन वेरिएबल्स को डायरेक्टली एक्सेस ना कर सके। ठीक है, समझ आ गई ये चीज बच्चे? तो इस तरह से हम एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम इनको रैप कर सकते हैं और एक इनडायरेक्ट वे से हम डेटा को एक्सेस करवा सकते हैं। ठीक है, टेक्निकली ठीक है, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया वही लाइन लिखी है। द वेरिएबल्स और डेटा ऑफ अ क्लास इज हिडन फ्रॉम एनी अदर क्लास, किसी दूसरे क्लास से उसको हमने हाइड कर दिया, एंड कैन बी एक्सेस्ड ओनली थ्रू एनी मेंबर फंक्शन ऑफ ओन क्लास, मतलब उसी क्लास के किसी मेंबर के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं इन विच दे आर डिक्लेयर्ड, उस क्लास के जिसमें हमने उस क्लास के सेम ही क्लास के डेटा को उसी के ही मेंबर के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं अगर किसी दूसरी क्लास में उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, as in encapsulation the data in a class is hidden from other classes, so it is also called known as a data hiding। encapsulation को data hiding भी कहते हैं। ठीक है, एनकैप्सुलेशन बेसिकली होता है कि डेटा और मेथड्स को कंबाइन करना, और जब डेटा प्राइवेट बन जाता है तो उसको हम डेटा हाइडिंग कहते हैं, क्योंकि अगर डेटा मेरा प्राइवेट है तो कोई और वो बाहर एक्सेस नहीं हो सकता, इसका मतलब वो डेटा मेरा क्या है, हिडन है। ठीक है, इसीलिए हम उसको डेटा हाइडिंग बोलते हैं। Encapsulation can be achieved by declaring all the variables in the class as private। जो भी मैंने बोला है कि अगर हम encapsulation कैसे अचीव होगी, डेटा को प्राइवेट बना करके, एंड राइटिंग द पब्लिक मेथड्स को हम पब्लिक बनाएंगे ताकि क्लास के बाहर वो एक्सेस हो सके, और डेटा को हम प्राइवेट बना देंगे ताकि वो क्लास के बाहर डायरेक्टली एक्सेस ना हो सके। ठीक है, अब जब हमें किसी इस डेटा को जो प्राइवेट है जो यहाँ से एक्सेस करना है तो हम इन मेथड्स के थ्रू एक्सेस करेंगे, ना कि डायरेक्ट प्राइवेट डेटा को एक्सेस करेंगे, क्योंकि मेथड्स कौन से हैं, पब्लिक हैं, तो वो क्लास के बाहर जा सकते हैं। उन मेथड्स के अंदर हम ये इस डेटा को मैनिपुलेट कर लेंगे, बट डायरेक्ट एक्सेस नहीं प्रोवाइड करवाएंगे डेटा को। ठीक है, टू सेट एंड गेट द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो एनकैप्सुलेशन का ये है, ये वेरिएबल्स मतलब डेटा है मेरा, और ये मेरे वेरिएबल्स और ये मेरे मेथड्स हैं। मेथड्स मतलब जो उनकी कोडिंग है, क्योंकि ये डेटा नहीं होते हैं इसलिए इन्होंने ग्रीन कलर को अलग शेड दिया है, तो उन दोनों को उन्होंने एनकैप्सुलेट किया है। इसको हम क्लास के अंदर एनकैप्सुलेट करते हैं और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनकैप्सुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि हमने किसी भी क्लास की इंटरनल डिटेल्स को हाइड करना है। ठीक है, इंटरनल डिटेल्स का मतलब क्या है, डिटेल्स किस में होगी, मेथड्स के अंदर, मेथड्स की कोडिंग को वो क्या कह रहे हैं, हाइड करना है। ठीक है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। क्लियर है? तो उसका मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं एब्स्ट्रैक्शन से, इसका बेसिक मीनिंग क्या है कि हम क्लास के अंदर उसकी कोडिंग को सेपरेट करना चाहते हैं, मतलब उसके मेथड्स को क्लास से सेपरेट डिफाइन करना चाहते हैं। Abstraction is the property by the virtue of which only essential details are displayed to the user। मतलब हम किसी भी मेथड के सिर्फ और सिर्फ डेक्लरेशन यूजर को शो करेंगे कि ये मेरा मेथड इस तरह का है, बट उसकी कोडिंग यूजर को शो नहीं करना चाहते। ठीक है, उस केस में हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन को डिफाइन करते हैं। The trivial or non-essential units are not displayed to the user. A car is viewed as a car। हाँ, वो क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल बता रहे हैं कि एक कार है, उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स क्या है, इंटरनल वर्किंग क्या है, उसकी क्या डिटेल्स हैं अंदर से, वो हम नहीं देखते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग ये है, सिंपली हम कहते हैं कि ये कार है। ठीक है, तो कार को हम कार के पॉइंट ऑफ व्यू से आउटर एक लेयर है यूजर को जो नजर आ रही है, उसको फिर उस तरह से उसको वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, बट उसके इंजन कैसे वर्क कर रहे हैं, किस तरह से कार की इंटरनल वर्किंग है, ये हमें इंटरनल डिटेल्स शो करने की यूजर को जरूरत नहीं होती है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक रिमोट है, रिमोट का वॉल्यूम बटन है, ठीक है, उससे हम वॉल्यूम के बटन को प्लस वाले बटन को प्रेस करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, और माइनस वाले बटन को प्रेस करते हैं वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है। बट वो वॉल्यूम बटन किस तरह से वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है उसकी डिटेल हमें नहीं पता कि वो किस तरह से वर्क कर रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, जिसमें हम की जो वर्किंग है, इंटरनल डिटेल्स है, उसको तो यूजर से हाइड कर लिया, और यूजर को सिर्फ क्या नजर आ रहा है, जो वॉल्यूम के दो बटन हैं प्लस और माइनस। सिंपली उसको पता है प्लस प्रेस करने पे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, माइनस प्रेस करने पे वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, बट क्या वर्किंग है उसकी उसको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है। The abstraction may also be defined as a process of identifying only the required characteristics, कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसको पता होने चाहिए, इग्नोरिंग द इररेलेवेंट डिटेल्स, डिटेल्स क्या है उसकी उसको जरूरत नहीं है, वो सारी को वो इग्नोर कर सकता है। द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ अ ऑब्जेक्ट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम, बस इतना ही बहुत है, ठीक है, बाकी सारी डिटेल्स में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। एब्स्ट्रैक्शन हो गया है, एनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इससे पहले नेक्स्ट है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब है कि हम जैसे लास्ट प्रोग्राम्स हमने कुछ बनाए हैं उनमें हमने मल्टीपल क्लासेस बनाई हैं, एक तो क्लास बनाई है जिसके अंदर मेन मेथड था, और एक डिफरेंट क्लास बनाई है जिसके अंदर कुछ हम अपने वेरिएबल्स और मेथड्स को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम एक प्रोग्राम में मल्टीपल क्लासेस को डिफाइन कर सकते हैं। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास से एक नई क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि मैंने एक क्लास बनाई है, क्लास ए, उसमें कुछ वेरिएबल्स हैं और कुछ मेथड्स हैं, ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, क्लास ए को यूज करके उससे एक और क्लास इनहेरिट करी है। इनहेरिट मतलब क्लास बी को मैंने क्लास ए से इनहेरिट कर लिया। इसका मतलब कि जो क्लास बी है उसमें क्लास ए के जितने भी मेथड्स और डेटा था, मतलब जितने भी उस क्लास ए के फीचर्स थे वो सारे के सारे क्लास बी में ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएंगे। ठीक है, उसके लिए हमें क्लास ए के जितने भी फीचर्स हैं उनको दोबारा से मुझे क्लास बी में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली पेरेंट चाइल्ड में क्या होता है, चाइल्ड क्या करते हैं, पेरेंट्स के जो फीचर्स हैं उनको ऑटोमेटिकली इनहेरिट कर देते हैं। तो हमारी क्वालिटी पेरेंट्स से चाइल्ड जो है अपने पेरेंट्स से उनकी क्वालिटीज को इनहेरिट कर देता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, जो चाइल्ड क्लास है, जो क्लास इनहेरिट हो रही है उसको हम सब क्लास या चाइल्ड क्लास बोलेंगे। ठीक है, और अपर वाली क्लास को हम पेरेंट क्लास और सुपर क्लास बोलेंगे। तो चाइल्ड क्लास क्या करती है, पेरेंट क्लास से उसके जितने भी फीचर्स हैं उनको इनहेरिट कर लेती है ऑटोमेटिकली। हमें उन फीचर्स के अंदर क्या आएगा, मेथड्स और वेरिएबल्स। ठीक है, तो क्लास बी जैसे मैंने बताई है वो यहाँ पे चाइल्ड क्लास है, और क्लास ए जो है मेरी सुपर क्लास है। क्लास बी जो है उसमें क्लास ए के जितने भी मेथड्स और वेरिएबल्स हैं वो ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएंगे। बेसिकली उनकी कोडिंग, उन मेथड्स को जो क्लास ए में है और उन वेरिएबल्स को जो क्लास ए में है उनको हमें दोबारा क्लास बी में लिखने की जरूरत और टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली ही क्लास बी में आ जाएंगे। प्लस हम क्या कर सकते हैं, क्लास बी में कुछ अपने फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इनहेरिटेंस का मतलब है एक क्लास से उसके सारे के सारे फीचर्स को हमने क्लास दूसरी में इनहेरिट कर लिया, और क्या कर सकते हैं, जिस क्लास में हमने फीचर्स इनहेरिट किए हैं उसमें कुछ अपने फीचर्स भी नए डिफाइन किए जा सकते हैं जो उस क्लास बी के अपने होंगे। ठीक है, इनहेरिट तो वो क्लास ए से कर लेगा बट कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी ऐड किए जा सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, तो उसमें हम सुपर क्लास और सब क्लासेस बनाते हैं। रीयूजेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी समझ आई, इसी से ही रीयूजेबिलिटी कैसे हो रही है, एक क्लास के जितने भी फीचर हैं वो सारे के सारे दूसरे क्लास में आ गए तो दोबारा यूज हो गए वही फीचर, आपको दोबारा उनकी कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, वो मेथड्स और वो वेरिएबल्स आपको दोबारा डिफाइन नहीं करने पड़ेंगे। इसका मीनिंग क्या है, क्लास बी में क्लास ए के फीचर्स रीयूज हो गए। ठीक है, क्लियर है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। Inheritance is an important pillar of object-oriented programming. It is a mechanism by which one class is allowed to inherit the features. Features के अंदर fields and methods जो मैं बता रही हूँ,
of another class are inherited. ठीक है, सुपर क्लास कौन सी होगी? जिससे हम फीचर्स को इनहेरिट कर रहे हैं, जिसको पेरेंट क्लास भी बोलेंगे या फिर बेस क्लास भी उसी को बोलते हैं। ठीक है, और सब क्लास कौन सी होगी? जिसने इनहेरिट किया है। ठीक है, एक्सटेंडेड क्लास और चाइल्ड क्लास। A subclass can add its own fields and methods in addition to the superclass fields and methods. ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसने सिर्फ इनहेरिट ही करना है, उसके ऐड भी कर सकती हैं अपने फील्ड्स और मेथड्स भी। Reusability supports the concept of reusability, that is when we want to create a new class and there is already a class that includes some of the code that we want, we can derive our new class from existing class. एक नई क्लास हम डिराइव कर रहे हैं एग्जिस्टिंग क्लास से। बाय डूइंग दिस वी आर रीयूजिंग द फील्ड्स एंड मेथड्स ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास। एग्जिस्टिंग कौन सी? पेरेंट क्लास के फील्ड्स और मेथड्स को हम रीयूज कर रहे हैं। ठीक है, क्या कीवर्ड यूज करते हैं? एक्सटेंड्स कीवर्ड। ये आपका नेक्स्ट सेक्शन है, इस थ्योरी वाले टॉपिक के बाद में हमने इनहेरिटेंस ही करना है। क्लास जो है डिराइव्ड क्लास मतलब जो चाइल्ड क्लास है। एक्सटेंड कर रही है किसकी फंक्शनैलिटी को? बेस मतलब सुपर क्लास से। ठीक है, तो नई क्लास डिफाइन कर रहे हैं। नॉर्मली हम इस तरह से उस क्लास के आगे एक्सटेंड्स लगा दो, उसकी पेरेंट का नाम लिख दो, तो पेरेंट के जितने भी फीचर्स हैं वो चाइल्ड में अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, और ये मेथड्स एंड फील्ड्स कौन से हैं? जो क्लास चाइल्ड में आप उसके नए फीचर्स बनाओगे वो वाले होंगे। क्लियर है इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है, पॉली मींस मैनी, मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फस, दो वर्ड से बना है, पॉली एंड मॉर्फस। पॉली एंड मॉर्फस का मतलब है कि मैनी फॉर्म्स। ठीक है, इसका मतलब एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म्स। जैसे हमने कॉन्सेप्ट किया था मेथड ओवरलोडिंग का, अगर आपने लेक्चर लगाया हो तो, जिसमें हमने सेम नेम के मल्टीपल फंक्शंस बनाए थे। फॉर एग्जांपल सम हमने कैलकुलेट किया था, एक फंक्शन डिफाइन किया था, सब 3 फंक्शन बनाए थे, तीनों के तीनों का नेम सम था। एक फंक्शन ने क्या किया? 2 नंबर्स का सम कैलकुलेट किया, नेक्स्ट फंक्शन ने 3 नंबर्स का एंड थर्ड फंक्शन ने 4 नंबर्स का सम कैलकुलेट किया। तो पॉलीमॉर्फिज्म उसमें इंप्लीमेंट होती है। इसका मतलब नॉर्मली हम कहते हैं कि प्रोग्रामिंग के अंदर हम सेम नेम के मल्टीपल फंक्शंस नहीं बना सकते हैं, पर पॉलीमॉर्फिज्म ये क्या कहता है कि हम एक से ज्यादा सिमिलर नेम के फंक्शन बना लेते हैं, और बट उनकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट होगी, कुछ चीजें उसमें डिफरेंट होगी, जैसे कि मेथड ओवरलोडिंग में हमारे पैरामीटर्स डिफरेंट हो। ठीक है, एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म, एक ही सेम नेम के फंक्शन को हम एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं। ठीक है, बट वो रिलेटेड होंगे। रिलेटेड का मतलब सारे के सारे फंक्शन सम ही परफॉर्म कर रहे हैं, तो बट डिफरेंस क्या है? कुछ एक फंक्शन है जो 2 नंबर्स का सम कर रहा है, और सेकंड है जो 3 नंबर्स का, एंड फोर्थ है जो 4 नंबर्स का सम कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म है जिसमें हम सेम ही नेम की से एक ही वर्ड से, एक ही नेम से मल्टीपल टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं। ठीक है, सेम यूजर को तो लगता है सेम है, बट उसकी इंटरनल वर्किंग डिफरेंट है। Polymorphism refers to the usability of programming languages to differentiate between entities with the same name efficiently. This is done with the help of signature and declaration of these entities. बस इतनी थ्योरी लिखनी है। इसके बाद में हाँ, पॉलीमॉर्फिज्म 2 बार तरह से इंप्लीमेंट होती है। एक तो ओवरलोडिंग, जैसे मैंने बताया था, ओवरराइडिंग भी आपको टॉपिक में आएगा तब पढ़ेंगे। ठीक है, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग इन जावा। क्लियर है, इन दोनों के थ्रू हम पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट करते हैं। मेथड ओवरलोडिंग है ना, उसी को ही ओवरलोडिंग इन जावा बोलते हैं। ठीक है, तो उसी का मतलब है हम सेम नेम के मल्टीपल फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। मैसेज पासिंग लास्ट है कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं कि जो डिफरेंट मेथड्स हैं आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, बाय पासिंग द मैसेजेस। ठीक है, मतलब मैसेज पास करने का मतलब है सिंपली कि ये जो पैरामीटर्स हैं वो पास करने हैं। ठीक है, बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट
with one another by sending and receiving information with each other। जो ऑब्जेक्ट्स हैं क्लासेस के, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो किस तरह से आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इंफॉर्मेशन सेंड करके। इंफॉर्मेशन सेंड कैसे करते हैं, फंक्शन के साथ उसके पैरामीटर पास करके, क्योंकि पैरामीटर ही तो होता है जो वैल्यू हम आगे पास करते हैं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन जो है हम सेंड करते हैं एक दूसरे को फंक्शन के थ्रू, जिससे कि ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। The message for an object is required for the execution of procedure and therefore will invoke a function in receiving object। Message passing involves specifying the name of the object। जैसे हम फंक्शन को कॉल करते हैं ना ऑब्जेक्ट के थ्रू, उस स्टेटमेंट को मैसेज पासिंग बोलते हैं। ठीक है, कैसे किया था हमने, A1 क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था obj.sum, और फिर सम के अंदर दो पैरामीटर्स अगर उसको रिक्वायर्ड है 10, 20। तो इस जो स्टेटमेंट जनरेट हुई है, इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं जैसे हमने बनाया था क्लास A1 का ऑब्जेक्ट, उसके बाद में हमने क्या किया था, obj डॉट उसका सम फंक्शन है। अगर ये फंक्शन कुछ पैरामीटर ले रहा है, इस स्टेटमेंट को बेटा मैसेज पासिंग बोलते हैं, जो ये स्टेटमेंट है। ठीक है, obj.sum 10, 20। इसका मीनिंग क्या विजिबल है जो मैंने अभी टाइप किया है? यस मैम। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैसेज पासिंग। इसका मतलब क्या है, मैसेज पासिंग इन्वॉल्व स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नेम obj, द नेम ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का नेम सम, एंड इंफॉर्मेशन टू बी सेंड। इंफॉर्मेशन कौन सी सेंड करी है, 10 और 20, जिसको हमने पास किया है। तो इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं मैसेज पासिंग। ठीक है, जिसके थ्रू डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल करके इंफॉर्मेशन को पास करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज अ मैसेज पासिंग। ठीक है, यहाँ तक ही करना है, ये आगे जो थ्योरी है ये नहीं करनी है। ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ है। तो एक और मेरे को चेक करती हूँ, डिफरेंस था आपका। ये डिफरेंस भी आपको है, कंपैरिजन बिटवीन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कि हम कौन सी कर रहे हैं। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कौन सी थी, जो सी लैंग्वेज आपने पढ़ी थी। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कौन सी है, जावा। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे है, क्योंकि हम इसमें ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। और जो सी लैंग्वेज थी उसमें हम ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाते थे, क्लासेस नहीं बनाते थे। उसमें प्रोसीजर ओरिएंटेड मतलब, प्रोसीजर मतलब फंक्शन, उसमें नॉर्मल हम फंक्शन बनाते थे, बट ऐसा नहीं था कि फंक्शन को क्लास के अंदर बनाते। ठीक है, तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब है जिसमें हम नॉर्मल फंक्शंस बनाते हैं और उन मल्टीपल फंक्शंस हैं जो आपस में कॉल करके हम उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं, क्लास में वो डेटा जिसके ऊपर ये फंक्शन ऑपरेट करेंगे। ठीक है, जिससे कि ये सारे के सारे फंक्शन जो है क्लास के, वो उस डेटा के ऊपर मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, मल्टीपल फंक्शंस बना देते हैं। और अगर मुझे कोई डेटा चाहिए, जैसे इसमें क्लासेस के अंदर हम डेटा डिक्लेयर करते हैं, अगर मुझे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मुझे डेटा को यूज करना है, तो वो डेटा मेरा ग्लोबल डिक्लेरेशन के अंदर आएगा, मेन के ऊपर डिक्लेरेशन। अगर मेन का स्ट्रक्चर याद हो प्रोग्राम का, तो आपको पता लगेगा कि ग्लोबल वेरिएबल्स कौन से होते हैं। ग्लोबल डिक्लेरेशन में हम ग्लोबल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, जो थ्रू आउट द प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम में आप जहां मर्जी यूज कर सकते हो। तो ग्लोबली हमने डेटा डिक्लेयर कर दिया मेन से ऊपर, मेन के अंदर डिक्लेयर करते हैं ना सी में, बट हम ग्लोबल डिक्लेरेशन का मतलब है मेन के ऊपर हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लिया, ताकि जितने भी आपने फंक्शन अपने प्रोग्राम में, सी के प्रोग्राम में बनाए हैं, वो सारे के सारे फंक्शन उस ग्लोबल डेटा के ऊपर ऑपरेट कर सकें। बट
उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, क्योंकि डेटा ग्लोबल है, पूरा प्रोग्राम सारे के सारे डेटा को जैसे मर्जी यूज कर सकता है, कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं होगा। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, डेटा और उसके ऊपर जिन फंक्शंस ने ऑपरेट करना है उनको इकट्ठा करके क्लास में डाल देते हैं। तो उससे क्या होगा, जो डेटा है प्राइवेट रहेगा और जो फंक्शन जिन्होंने उसके ऊपर ऑपरेट करना है उनके थ्रू डेटा एक्सेस होगा बाहर। तो डायरेक्ट डेटा को एक्सेस नहीं मिलेगी इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। इसीलिए जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो ज्यादा सिक्योर है एज कंपेयर टू प्रोसीजर ओरिएंटेड मतलब फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से। ठीक है, तो इनका कंपैरिजन है, ये कंप्लीट हो ही जाएगा, 5 मिनट रहते हैं। बेसिस फर्स्ट है प्रोसीजर स्ट्रक्चर और मतलब स्ट्रक्चर ओरिएंटेड मतलब फंक्शन बेस्ड है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट बेस्ड है। अप्रोच कौन सा होता है, टॉप डाउन, इसको एज इट इज लर्न कर लो क्योंकि फिर आपको समझाना बड़ा मुश्किल है। बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन का मतलब है इसके अंदर हम क्या करते हैं, फंक्शंस को छोटे, पहले हम एक पूरा प्रोग्राम बनाते हैं उस पे हम छोटे छोटे फंक्शन के फॉर्म में डिवाइड करते हैं, बट यहाँ पे हम पहले क्लासेस बनाते हैं फिर उनकी वर्किंग को कंबाइन करते हैं। तो ये जो अप्रोच होता है टॉप डाउन लेता है, ये बॉटम अप लेता है। इसका मतलब है हम पहले आउटर लेयर से स्टार्ट करते हैं फिर उसको डिटेल में जाते हैं टॉप डाउन में। बॉटम अप में हम कहते हैं पहले डिटेल्स लिखते हैं फिर उसको एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे लेके आते हैं। ठीक है, मेन फोकस इज टू हाउ द टास्क इज टू डन, कि काम कैसे हो रहा है सिर्फ इसके ऊपर फोकस करते हैं। बट यहाँ पे मेन फोकस डेटा सिक्योरिटी होता है, वो हम कैसे करते हैं, डेटा को प्राइवेट बना के क्लास के अंदर एक्सेस करवा के। डिवीजन, लार्ज प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू इन यूनिट्स कॉल्ड फंक्शंस, मैंने यही बताया, उसमें हम फंक्शंस बना लेते हैं। एंटायर प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हम यहाँ पे क्लासेस बनाते हैं, क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनेंगे तभी क्लासेस एक्सेस होंगे, इसीलिए इसमें ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर्स कोई यूज नहीं होते यहाँ पे, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर्स अकॉर्डिंगली यूज हो सकते हैं। Neither it overloads the function nor operators, इसमें मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी होती है जो जावा में नहीं होती है बट C++ में होती है। ठीक है, ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट सी में पॉसिबल नहीं है बट ओवरलोडिंग यहाँ पे पॉसिबल है। इनहेरिटेंस, देखो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, इनहेरिटेंस हम परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे, बट सी में इनहेरिटेंस नहीं हो सकती। इनहेरिटेंस कब होती है, जब क्लासेस होंगे, सी में क्लासेस ही नहीं होती तो इनहेरिटेंस हो ही नहीं सकती है। डेटा हाइडिंग एंड सिक्योरिटी, ये पॉसिबल थी, जैसे मैंने आपको एनकैप्सुलेशन में बताया, उसको प्राइवेट बना करके हम डेटा को सिक्योर प्रोवाइड कर सकते हैं, बट यहाँ पे कोई प्राइवेट कीवर्ड ही नहीं होता तो सिक्योरिटी नहीं होगी। डेटा शेयरिंग, यहाँ पे मैंने बताया अभी ग्लोबल डेटा होता है जो सारे के सारे फंक्शन शेयर करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर ही होता है, ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उसके मेंबर फंक्शन के थ्रू एक्सेस करते हो। डेटा इज शेयर्ड अमंग ऑब्जेक्ट थ्रू द मेंबर फंक्शंस, मेंबर फंक्शंस के थ्रू एक्सेस होंगे बट डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो सकते हैं। फ्रेंड फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट होता है जो यहाँ पे नहीं होगा और इसमें वो पॉसिबल होता है, जैसे C++ में होता है ना। वर्चुअल फंक्शंस का भी कॉन्सेप्ट तब होगा जब क्लासेस होंगे। ठीक है, वर्चुअल क्लास और वर्चुअल फंक्शन, तो ये हो ही नहीं सकता यहाँ पे, और यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट पॉसिबल है। और ये कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, सी है, VB है, फोर्ट्रन है, C++, जावा, VB डॉट है, ये सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक है आपका जिसमें हम कंपेयर कर रहे हैं, 2 टॉपिक आज कवर हुए हैं, कॉन्सेप्ट्स और कंपैरिजन, सेक्शन 1 के हैं। ठीक है, और उसके जो 2 टॉपिक्स हैं जो मैंने असाइनमेंट दी है वो वैसी थ्योरी पढ़ लेना, उसमें कुछ खास डिटेल है भी नहीं समझाने वाली। ठीक है, जिसमें हम एप्लीकेशंस ऑफ ऊप्स हैं और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेनिफिट्स में आप सारे के सारे जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना, ये सारे फीचर्स एक्सप्लेन करूँ, यही उसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन की कहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंट होती है, इसकी असाइनमेंट दी हुई है, वो असाइनमेंट आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो इस बेसिस पे आपका सेक्शन A कंप्लीट होता है आज। जस्ट मिनट मुझे चेक कर लेते हैं। कल हम इनहेरिटेंस वाला टॉपिक पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं सारे के सारे, डिफरेंस मैंने अभी करवा दिया है, बेनिफिट्स ऑफ एप्लीकेशन दे दी हैं, और हाँ जावा बाइट कोड वगैरह है वो कल करवाऊंगी, छोटा सा ही है वो टॉपिक, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपका सेक्शन खत्म हो गया, उसके बाद में इनहेरिटेंस पे आएंगे। ठीक है, कल वो टॉपिक छोटा जावा बाइट कोड करवा करके इनहेरिटेंस वाला टॉपिक शुरू करेंगे कल ही।
मंडे, ठीक है। ओके मैम। मैम जो आप असाइनमेंट बोल रहे थे वो कौन सी है? असाइनमेंट बेटा दी हुई है आपको, चेक करो, अपनी गूगल क्लासरूम में सेंड करी थी मैंने ना। मैम बेनिफिट्स वो ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास के उस पे वो लिखने थे जब। बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओप्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। उसके बेनिफिट्स क्या है और एप्लीकेशंस क्या है, इंटरनेट से सर्च करके ओके निकाल मैम। लो, ठीक है। और अदरवाइज आपको बुक ओके है तो मैम। बुक पे अपने ओके असाइनमेंट मैम। लिखनी है, उसकी पीडीएफ बना करके सबमिट करनी है, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम बेटा। आपने मेरी डिफाइन वाली असाइनमेंट चेक कर दी थी? मैंने एक दो बच्चों की करी थी, अब ये नहीं, आपकी नहीं करी, शायद किसी और क्लास की करी थी मैंने। कौन सी वाली भेजी आपने? हम डिफाइन में जिसमें आपने सारे कॉन्सेप्ट पूछे थे, ऑब्जेक्ट क्लास हाँ एनकैप्सुलेशन देखी थी मैंने, इनहेरिटेंस। हाँ देख ली थी बच्चे वो, मैंने चेक कर ली थी आपकी, चेक करो, आपको रिटर्न आया होगा उसका, वो तो मैंने ओके। कर ली थी चेक ना, बच्चों की 3 बच्चों की आई थी वो कर दी, ठीक है। ओके मैम।